बहुत समय पहले चंद्रपुर नामक एक गांव में विजय नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों मिलकर अपने खेत में टमाटर की खेती करते थे। विजय अपने उगाए हुए टमाटर मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि उन्हें अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर सीधे लोगों को बेचता था। एक दिन दीनानाथ सेठ अपने एक आदमी के साथ विजय के घर पहुंचा। राम राम किसान भाई। राम राम सेठ जी, आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? मैं शहर की मंडी का बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने तुम्हारे टमाटरों की बहुत तारीफ सुनी है। मुझे अपने व्यापार के लिए बड़ी मात्रा में टमाटर चाहिए। अगर तुम चाहो तो अपने खेत के सारे टमाटर मुझे बेच सकते हो। मैं तुम्हें मंडी से भी अच्छी कीमत दूंगा। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन मैं अपने टमाटर खुद बेचता हूँ। मैं अपना माल मंडी के व्यापारियों को नहीं बेचता। अरे विजय, आसपास के सभी किसान अपना माल मुझे ही बेचते हैं। तुम भी एक ही बार में सारा माल बेच दो, तुम्हारी मेहनत भी बच जाएगी और कमाई भी ज्यादा होगी। सेठ जी, मैं किसान हूँ। मेहनत करना मेरी पहचान है। मुझे ज्यादा पैसे कमाने का लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को टमाटर उचित दाम पर मिले। अगर मैं अपना सारा माल मंडी में बेच दूं, तो वही टमाटर लोगों को दोगुनी कीमत पर खरीदने पड़ेंगे। इसलिए मैं अपने टमाटर हमेशा खुद ही गाँव-गाँव जाकर बेचता हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आज तक किसी ने मुझे ना कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी बेइज्जती कर दी। अब तो इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। विजय, एक बार फिर सोच लो। मेरे साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे। सेठ जी, मैंने अपना फैसला आपको बता दिया है। मैं अपने टमाटर किसी व्यापारी को नहीं बेचूंगा। आज तक किसी ने मुझे ना नहीं कहा। अब देखता हूं तुम अपने टमाटर कैसे बेचते हो। इतना कहकर दीनानाथ सेठ गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने आदमी के साथ वहां से चला गया। अगले दिन सुबह विजय और गौरी अपने खेत से ताजे टमाटर तोड़कर उन्हें टोकरियों में भरने लगे। दोनों ने सारी टोकरियां बैलगाड़ी में रख दी। देखिए जी, इस बार टमाटर कितने चमकदार और ताजे हैं। हाँ, इस बार मौसम ने भी साथ दिया है। फसल बहुत अच्छी हुई है। सारे टमाटर एक ही गांव में बेचेंगे या आज दूसरे गांव भी जाएंगे? पहले रामपुर जाऊंगा। अगर वहाँ बच गए तो पास के गांव में भी बेच दूंगा। भगवान करे आज सारे टमाटर अच्छे दाम में बिक जाएं। हाँ, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। इतना कहकर विजय बैलगाड़ी लेकर टमाटर बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। विजय बैलगाड़ी चलाते हुए कच्चे रास्ते से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? भगवान के लिए मेरी मदद करो। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। आवाज सुनते ही विजय ने तुरंत अपनी बैलगाड़ी रोक दी और आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक घायल आदमी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। घायल आदमी की हालत देखकर विजय तुरंत उसकी मदद करने चला गया। अरे भाई, आपकी ये हालत कैसे हो गई? भाई, मेरी मदद करो, मैं उठ भी नहीं पा रहा। उसने उसे सहारा देकर उठाया और एक पेड़ के सहारे बैठा दिया। भाई, बहुत प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। विजय पास ही बह रहे एक नाले से पानी लेने चला गया। कुछ ही देर बाद जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो वहां कोई नहीं था। घायल आदमी अचानक गायब हो चुका था। अरे, वो घायल आदमी कहाँ गया? विजय हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। वो घबराकर अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। बैलगाड़ी तो वहीं खड़ी थी, लेकिन उसमें रखी टमाटरों से भरी सारी टोकरियां गायब थीं। अरे, ये कैसे हो गया? मेरी टमाटरों की सारी टोकरियां कहाँ चली गईं? विजय घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। उसने आसपास बहुत खोजा, लेकिन टमाटरों की एक भी टोकरी कहीं दिखाई नहीं दी। भाइयों, क्या आपने यहाँ से किसी को टमाटरों की टोकरियां ले जाते देखा है? नहीं भाई, हम तो अभी अभी इस रास्ते से आए हैं। हमने किसी को नहीं देखा। जरा ध्यान से सोचिए, मेरी बैलगाड़ी से टमाटरों की सारी टोकरियां गायब हो गई हैं। क्या? इतनी सारी टोकरियां चोरी हो गई? नहीं भाई, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। जरूर भाई, भगवान करे तुम्हारा सामान जल्दी मिल जाए। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने भी इधर उधर देखा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। ये सुनकर विजय पूरी तरह निराश हो गया। हे भगवान,
अब मैं गौरी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसकी कई महीनों की मेहनत पल भर में गायब हो चुकी थी। भारी मन से विजय खाली बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। कुछ देर बाद विजय अपनी खाली बैलगाड़ी लेकर घर पहुंच गया। विजय बिना कुछ बोले गौरी के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे, आप आ गए? आज तो बहुत जल्दी लौट आए। लगता है आज सारे टमाटर जल्दी बिक गए। उसके चेहरे पर चिंता और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर गौरी की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? गौरी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या? आखिर हुआ क्या है? मुझे साफ साफ बताइए। रास्ते में एक घायल आदमी मिला। मैं उसकी मदद करने गया। उसने मुझसे पानी मांगा। जब मैं उसके लिए पानी लेकर वापस आया तो वो आदमी भी गायब था और बैलगाड़ी में रखी टमाटरों से भरी सारी टोकरियां भी। क्या हमारे टमाटरों की सारी टोकरियां चोरी हो गईं? हाँ, मैंने बहुत ढूंढा, राहगीरों से भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की ओर देखते रहे। तभी अचानक विजय को दीनानाथ सेठ की कही हुई बात याद आ गई। आज तक किसी ने मुझे ना नहीं कहा। अब देखता हूँ तुम अपने टमाटर कैसे बेचते हो। अरे, कहीं ये सब दीनानाथ सेठ की ही चाल तो नहीं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने जाते जाते मुझे धमकी दी थी। उस समय मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसे देखकर मुझे उसी पर शक हो रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि ये सब दीनानाथ सेठ ने कराया है? मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन शक जरूर उसी पर है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं अभी उसी के पास जाता हूँ। सुनिए जी, संभल कर जाइएगा। गुस्से में कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा बैठिएगा। तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ उससे सच जानने जा रहा हूँ। भगवान करे हमारी मेहनत वापस मिल जाए। इतना कहकर विजय दीनानाथ सेठ की हवेली की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में विजय दीनानाथ सेठ की हवेली पहुंच गया। उस समय दीनानाथ सेठ आंगन में चारपाई पर बैठा अपने आदमियों के साथ बातें कर रहा था। अरे विजय, आज मेरी हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? सेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? कल मेरी बैलगाड़ी में रखी टमाटरों से भरी सारी टोकरियां चोरी हो गईं। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। सेठ जी, मुझे पूरा शक है कि इस चोरी के पीछे आपका हाथ है। विजय, होश में रहकर बात करो। बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? आपने खुद मुझे धमकी दी थी। अब देखता हूं तुम अपने टमाटर कैसे बेचते हो, इसीलिए सबसे पहले मैं आपके पास ही आया हूं। हाँ, उससे मैं 2 बातें कह दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारे टमाटर चुरवा लिए। अगर आपका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है तो मेरी टमाटरों की टोकरियां कहाँ हैं? ये सवाल मुझसे नहीं, चोरों से पूछो। अब यहाँ से चले जाओ, मेरे पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। दीनानाथ सेठ की बातें सुनकर विजय समझ गया कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। अब उसे न्याय की उम्मीद केवल राजा से ही थी। उसने उसी समय राजमहल जाकर राजा के सामने अपनी फरियाद रखने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद विजय राजमहल पहुंच गया। राजा अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। विजय उनके सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहो, तुम कौन हो और हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हो? महाराज, मेरा नाम विजय है। मैं चंद्रपुर गांव का एक किसान हूँ। मुझे न्याय चाहिए। निडर होकर अपनी बात कहो। हमारे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। महाराज, मैं अपने खेत में टमाटर उगाता हूँ और उन्हें बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ, लेकिन कल मेरी टमाटरों से भरी सारी टोकरियां चोरी हो गईं। क्या? हमारे राज्य में चोरी? ये कैसे हो सकता है? किसान, घबराओ मत। जो कुछ हुआ है शुरू से अंत तक हमें सब विस्तार से बताओ। जी महाराज। इसके बाद विजय ने राजा को पूरी घटना शुरू से अंत तक बता दी। कैसे रास्ते में उसे एक घायल आदमी मिला, कैसे वो उसकी मदद करने गया और जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो टमाटरों से भरी सारी टोकरियां गायब थीं। ये कोई साधारण चोरी नहीं लगती। क्या तुम्हें किसी पर शक है? जी महाराज, मुझे दीनानाथ सेठ पर शक है। विजय की बात सुनते ही दरबार में खड़े मंत्री के मन में अचानक एक पुरानी घटना ताजा हो गई। महाराज, मुझे एक बात याद आ रही है। कहो मंत्री जी, क्या बात है? महाराज, कुछ दिन पहले भी हमारे राज्य में बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी। एक किसान ने रास्ते में एक घायल आदमी की मदद की थी। जब वो उसकी सहायता करके लौटा तो उसकी बैलगाड़ी से सारा सामान गायब हो चुका था। क्या उस घटना में भी किसी पर शक था?
जी महाराज, उस किसान ने भी अपने खेत का माल एक बड़े सेठ को बेचने से मना कर दिया था, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण वो कुछ साबित नहीं कर पाया। इसका मतलब ये कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश हो सकती है। सैनिकों, तुरंत दीनानाथ सेठ को हमारे दरबार में पेश किया जाए। अब इस मामले की पूरी सच्चाई यहीं सामने आएगी। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक तुरंत दीनानाथ सेठ को पकड़कर दरबार में लाने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर बाद सैनिक दीनानाथ सेठ को राजा के दरबार में लेकर पहुंचे। दीनानाथ सेठ ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। महाराज को मेरा प्रणाम। दीनानाथ, तुम्हें पता है कि तुम्हें हमारे दरबार में क्यों बुलाया गया है? नहीं महाराज, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस किसान का कहना है कि उसकी टमाटरों से भरी सारी टोकरियां चोरी हो गई हैं और उसे इस चोरी के पीछे तुम्हारा हाथ होने का शक है। क्या? महाराज, ये सरासर झूठ है। मैं एक सम्मानित व्यापारी हूं, भला मैं चोरी क्यों करवाऊंगा? महाराज, यही वो आदमी है जिसने मुझे अपने टमाटर बेचने के लिए दबाव डाला था। जब मैंने मना कर दिया तो इसने मुझे धमकी भी दी थी। महाराज, मैंने गुस्से में 2 बातें कह दी थीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी करवाई है। ये किसान बिना किसी सबूत के मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। विजय, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि चोरी दीनानाथ ने ही करवाई है? नहीं महाराज, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे यही है। बिना सबूत के किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। राजा कुछ देर तक सोचते रहे। बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं था। तभी उनके मन में सच्चाई का पता लगाने की एक योजना आई। दीनानाथ, हमें पता चला है कि तुम भी टमाटर का व्यापार करते हो। जी महाराज। तो अपने गोदाम से टमाटरों से भरी एक टोकरी तुरंत हमारे दरबार में मंगवाओ। जो आज्ञा महाराज। राजा का आदेश सुनते ही दीनानाथ सेठ स्वयं अपने गोदाम की ओर चला गया। विजय, तुम्हारे पास जो टमाटर बचे हैं उनमें से भी एक टोकरी मंगवाई जाए। जी महाराज। विजय तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़ा। राजवैद्य को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर बाद दीनानाथ सेठ और विजय दोनों अपनी अपनी टमाटरों की टोकरियां लेकर राज दरबार में पहुंच गए। दोनों ने अपनी अपनी टोकरियां राजा के सामने रख दी। राजवैद्य, इन दोनों टोकरियों के टमाटरों की अच्छी तरह जांच कीजिए। जो आज्ञा महाराज। राजवैद्य दोनों टोकरियों के पास गए। उन्होंने एक एक टमाटर उठाकर ध्यान से देखा, सूंघा और अच्छी तरह जांच की। कुछ देर तक जांच करने के बाद राजवैद्य राजा के सामने आकर खड़े हो गए। महाराज, देखने से तो दोनों टोकरियों के टमाटर बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। इनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए तुरंत अपने राजकीय भोजन परीक्षक को दरबार में बुलवाया। राजकीय भोजन परीक्षक। जी महाराज। तुम वर्षों से राज भोजन की जांच करते आए हो। इन दोनों टोकरियों के टमाटरों को चख कर बताओ कि इनमें कोई अंतर है या नहीं। जो आज्ञा महाराज। राजकीय भोजन परीक्षक पहले विजय की टोकरी के पास गया। उसने एक टमाटर चखा और कुछ देर तक उसका स्वाद परखा। महाराज, विजय की टोकरी के टमाटर बिल्कुल ताजे और स्वाभाविक हैं। अब दीनानाथ सेठ की टोकरी की जांच करो। राजकीय भोजन परीक्षक ने दीनानाथ सेठ की टोकरी से एक टमाटर उठाया। जैसे ही उसने उसका एक टुकड़ा चखा, अचानक उसका चेहरा बदल गया। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से तड़पने लगा। वैद्य जी, ये क्या हो गया? जल्दी देखिए, इन्हें क्या हुआ है? महाराज, राजकीय भोजन परीक्षक की ये हालत देखकर स्पष्ट है कि इन टमाटरों में कोई खतरनाक पदार्थ मिलाया गया है। यदि तुरंत उपचार न किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। दीनानाथ सेठ, अपने टमाटरों में ऐसा क्या मिलाया है कि हमारे राजकीय भोजन परीक्षक की ये हालत हो गई? कई दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि बाजार में बिक रहे टमाटर खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। क्या उन सब के पीछे भी तुम ही हो? ये सुनते ही दीनानाथ सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलकने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। महाराज, मैं सच सच बता दो। अगर तुमने अब भी झूठ बोला तो तुम्हें तुरंत कारागार में डाल दिया जाएगा और तुम्हारे अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सब सच बताता हूँ। जो भी सच है बिना कुछ छिपाए हमारे सामने कहो। महाराज, विजय के टमाटरों की चोरी मैंने ही करवाई थी। जब उसने मुझे अपने टमाटर बेचने से मना कर दिया, तभी मैंने उसे सबक सिखाने की ठान ली।
मैंने अपने आदमियों से रास्ते में एक घायल आदमी का नाटक करवाया। जैसे ही विजय उसकी मदद करने गया, मेरे आदमियों ने उसकी बैलगाड़ी से टमाटरों की सारी टोकरियां उतार लीं और उन्हें मेरे गोदाम में पहुंचा दिया। तो इसका मतलब कई दिनों से हमारे राज्य में जो किसानों की लूट की शिकायतें आ रही थीं, उन सब के पीछे तुम ही थे? जी महाराज, ये सब मैंने ही करवाया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। दीनानाथ, तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए ही हमने ये पूरा नाटक रचा था। राजकीय भोजन परीक्षक ने कोई जहरीला टमाटर नहीं खाया था। ये केवल तुम्हारे अपराध का सच सामने लाने की एक योजना थी। क्या? तो ये सब एक योजना थी? हाँ, तुम्हारे चेहरे की घबराहट और तुम्हारे अपने मुंह से किया गया अपराध स्वीकार ही तुम्हारे दोषी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। दीनानाथ, तुम्हारे जैसे लालची लोगों की वजह से मेहनती किसानों का विश्वास टूटता है। तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। दीनानाथ, विजय के टमाटरों की पूरी कीमत के साथ उसके नुकसान का 2 गुना हर्जाना अभी और इसी समय अदा करो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी हर्जाना देता हूं। दीनानाथ सेठ ने तुरंत विजय को उसके टमाटरों की पूरी कीमत के साथ 2 गुना हर्जाना अदा कर दिया। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे न्याय दिलाया। विजय, ये तुम्हारा अधिकार था। हमारे राज्य में किसी मेहनती किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दीनानाथ, तुम्हें किसानों के साथ धोखा करने, चोरी करवाने और लोगों की जान से खिलवाड़ करने के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही तुम्हारी सारी संपत्ति राजकोष में जब्त की जाती है। महाराज, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अपराध करने से पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए था। सैनिकों, दीनानाथ सेठ को तुरंत कारागार में ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक दीनानाथ सेठ को पकड़कर कारागार की ओर ले गए। आज से पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी जाए कि कोई भी व्यापारी किसी किसान पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना माल बेचने का दबाव नहीं डालेगा। जो भी किसी किसान के साथ धोखा, चोरी या अन्याय करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हमारे राज्य में ऐसे अपराधों के लिए कोई क्षमा नहीं मिलेगी। राजा का ये आदेश पूरे राज्य में फैला दिया गया। राजा ने विजय की ईमानदारी, साहस और सच्चाई के लिए उसे सम्मानित किया और उपहार स्वरूप सोने के 100 सिक्के भेंट किए। विजय ने हाथ जोड़कर राजा का धन्यवाद किया और प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौट पड़ा। उस दिन के बाद कोई भी व्यापारी किसी किसान के साथ छल, धोखा या जबरदस्ती करने का साहस नहीं कर सका।